प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान में सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता है दोस्तों कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है पूरी तरीके से। अब जो एग्जाम हो रहे हैं उसके अंदर पेपर का लेवल उन्होंने बढ़ा दिया है। तो ये दोस्तों क्लास आपकी जो नया पैटर्न है उस पर आधारित है कि जो आपका सीईटी का एग्जाम होने वाला है उसके अंदर कैसा पेपर बनेगा, कौन कौन से इसके अंदर बदलाव होंगे। ठीक है, जो जो आपके चीजें दोस्तों सामने आने वाली है वो मैं आज इस मॉडल पेपर में आपको बताऊंगा, ताकि एग्जाम से पहले इस पेपर को देख के जाना, एग्जाम में दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। पूरा दोस्तों आपका सीईटी का मॉडल पेपर आपके सामने है। हिंदी, अंग्रेजी, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, करंट, कंप्यूटर साइंस सब कुछ आपको पढ़ाने वाला हूं एक ही क्लास में। तो ध्यान से देख लेना। सभी का स्वागत है, सभी को नमस्कार दोस्तों। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आपको पता है कि पेपर में पैटर्न के बदलाव भी दोस्तों बहुत बार बात कर चुका है। और इस बार जो एग्जाम हुआ है दोस्तों रीट का, चाहे देख लो L1 देख लो, L2 देख लो, बहुत सारे यहाँ पर दोस्तों हैं वो पेपर उन्होंने हार्ड बना दिए इस बार। तो सीईटी का पेपर कैसा बन सकता है, सीईटी आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, वो इस मॉडल पेपर को देखने के बाद आपको पता चलेगा। ठीक है, तो सभी का नमस्कार, सभी का स्वागत है। आप सभी विद्यार्थी इस पेपर को ध्यान से पूरा देखे और लास्ट में कमेंट करना कि आपके इस मॉडल पेपर में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो चलिए शुभारंभ करते हैं आज की इस क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है दोस्तों। 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान के कुल पशुओं की संख्या में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हुई है। 20वीं पशु गणना दोस्तों कब हुई थी, वो हुई थी 2019 में। इसके अनुसार आपको बताना है कि राजस्थान के कुल पशुओं की संख्या है इसके अंदर कितनी कमी या वृद्धि देखने को मिली है। तो इसके अंदर विद्यार्थियों कमी देखने को मिली है 19वीं पशु गणना और अगर 20वीं पशु गणना की तुलना करें तो यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, कमी देखने को मिली। वो कितनी कमी देखने को मिली है दोस्तों, वो है -1.66। यानी जो विद्यार्थी ऑप्शन ए को राइट कर रहा है बिल्कुल ऑप्शन आपका ए राइट है। वही अगर आपसे पूछे राजस्थान में सर्वाधिक पशुओं वाला जिला, तो राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन है दोस्तों वो है बाड़मेर जिले में। यह चीज भी आपको साथ में कवर करनी है। दूसरा प्रश्न आपके सामने पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक कालीबंगा के उत्खनन में कभी भी संबंध नहीं रहा है। इनका आपको बताना है कि ऐसे कौन से दोस्तों यहाँ पर उत्खनन करता हुए जिनका संबंध कालीबंगा से है ही नहीं। आलमानंद घोष, KN पुरी, BB लाल या BK थापर। तो यहाँ पर देखें दोस्तों बी ऑप्शन KN पुरी का संबंध है वो कालीबंगा के उत्खनन कार्य से नहीं है। यानी जो विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहा है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेना। अगर आपने प्रश्न आधा पढ़ लिया, आपने समझ लिया किसकी है की बात कर रहा है ना, बट यहाँ पर आगे क्या पूछ लिया, कौन नहीं रहा है, तो नहीं यहाँ पर है वो दोस्तों है KN पुरी। बाकी कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में दोस्तों है। वहीं इसकी बात करें विद्यार्थियों तो ये घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, विदेशी ब्राह्मण है ना से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया। यहां पर आपको बताना दोस्तों विदेशी ब्राह्मण से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया। VA सिम्त ने, कर्नल टॉड ने, CV वेद ने, डॉक्टर DR भंडारकर ने। विदेशी ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति हुई, ये सबसे पहले कहने वाले कौन थे दोस्तों, वो थे डॉक्टर DR भंडारकर। यानी जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को सही कर रहे हैं बिल्कुल डी ऑप्शन एकदम आपका राइट है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा है, सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवार विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवार विलास, ये दोस्तों आपको बताना है किस दुर्ग में है। बाला किला में है, जालोर में है, मेहरानगढ़ में है, सोनारगढ़ में। तो यह है दोस्तों राजस्थान का जैसलमेर का सोनारगढ़ दुर्ग। सोनारगढ़ दुर्ग है वो त्रिकुट पहाड़ी पर है और दोस्तों ये पीले पत्थरों से बना हुआ है। इसे पीले पत्थरों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो सोनारगढ़ है, यहाँ पर कितने शाखे हुए थे ये भी क्वेश्चन आता है। तो सोनारगढ़ दुर्ग राजस्थान में जैसलमेर जिले में दोस्तों है और ये 2.5 शाखे के लिए, कितने शाखे के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है, 2.5 शाखे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध दुर्ग है। तो विद्यार्थी ऑप्शन डी को सही कर रहा है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के मान विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। बात कर रहा हूं मैं क्रांति में कोटा की। क्रांति में कोटा का नेतृत्व दोस्तों किया था, वो किया था जयदयाल और मेहराब खान ने। किसने किया था दोस्तों, लाला जयदयाल और मेहराब खान ने क्रांति में कोटा से नेतृत्व किया था विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला पूछा, व्रत राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसके द्वारा किया गया। देखो राजस्थान का एकीकरण दोस्तों वो 7 चरणों में हुआ था
उसमें मत्स्य संघ है, व्रत राजस्थान है, संयुक्त राजस्थान है। उसमें से आपको बताना है कि व्रत राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसके द्वारा किया गया था। तो यहां पर आपका उत्तर रहेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। एकीकरण का श्रेय दोस्तों किसे दिया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। इन्होंने एकीकरण में दोस्तों बहुत भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला प्रश्न दोस्तों, चोल, निकोल, पट्टा, दुकुल, चोरसो ये किसके विभिन्न नाम है। आपको बताना ये किसके दोस्तों नाम है। अंगरखी के नाम है, ओढ़नी के नाम है, चोली है या घाघरा है। तो ये सब क्या है साथियों, ओढ़नी के प्रकार है। तो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी को सही कर रहा है। बहुत बढ़िया मेरे विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। देखो कथक नृत्य और राजस्थान का क्या है, शास्त्रीय नृत्य है और कथक का संबंध जयपुर से, और जयपुर घराने में इसके प्रवर्तक कौन है, तो वो है दोस्तों यहाँ पर भानूजी महाराज। तो विद्यार्थी भानूजी महाराज को सही कर रहे हैं, बिल्कुल ऑप्शन आपका राइट है। अब आपको सीईटी का डर है ना वो माइंड से निकाल देना है, क्योंकि आपके साथ आर पे स्टडी जुड़ चुकी है। बढ़िया तरीके से आपको शानदार तरीके से मैं सीईटी की तैयारी करवा दूंगा, टेंशन मत लो आप। ठीक है ना। राजस्थान में किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी। बिल्कुल। अब देखो आजकल तो क्या होता है, जैसे पति भक्ति में लग जाए तो पत्नी उसे क्या है, भक्ति करने देते नहीं है। बट पुराने समय की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे लोक देवता दोस्तों जिन्होंने दोस्तों क्या है अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी। तो वो कौन थे, वो थे मलिनाथ जी। और मलिनाथ जी के मंदिर की बात करें दोस्तों, इनका मंदिर तिलवाड़ा बालोतरा में लूणी नदी के किनारे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोड़ामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है। देखो पत्थरमार होली तो बाड़मेर की आपको पता है ना, पत्थरमार होली बाड़मेर में मनाते हैं। वहीं अगर कोड़ामार होली की बात करें तो ये बिनाई में मनाई जाती है। कहाँ मनाई जाती है दोस्तों, बिनाई में कोड़ामार होली मनाई जाती है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, मैथाना प्रथा का संबंध किससे नहीं है। बिल्कुल आपको बताना है दोस्तों, मैथाना प्रथा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं कौन सा है दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी पर हर्जाना वसूलना, या किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसे पुनः जीवित करने की मान्यता, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के बदले दूसरे को मौत के घाट उतारना, या किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर किया गया शोक कार्यक्रम। देखो मैथाना प्रथा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो बिल्कुल आपका उत्तर रहेगा दोस्तों यहाँ पर कि किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना। जैसे कोई आपकी शॉप है, वहां पे आया हुआ है, या आप कहीं लाइब्रेरी में पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, और लाइब्रेरी में किसी की डेथ हो जाती है, तो फिर लाइब्रेरी ओनर को वहां पर क्या है, हर्जाना वसूलना, ये ऐसा कहा गया है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। ठीक है, राजस्थान के किस प्रकार के प्रशासनिक वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। मतलब राजस्थान में बताना सर्वाधिक कौन से वन पाए जाते हैं, आरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, वर्जित वन, सुरक्षित वन। तो राजस्थान में सर्वाधिक वन है सुरक्षित वन। कैसे वन दोस्तों है, सुरक्षित वन है, वो सर्वाधिक पाए जाते हैं। अगला सवाल आपको मिलान करने का दिया गया है। क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर मिलान करनी है। बिल्कुल मिलान करने वाला सवाल कट गया, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो। ठीक है ना। बाकी टंगस्टन की खान डेगा नाम है, ये बात आप यहाँ पर सीख लेना, कवर कर लेना भैया। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए कौन सा शब्द उपयोग किया था। बिल्कुल आप सबको जानना है दोस्तों, जॉर्ज थॉमस है वो पुराना व्यक्ति है। ठीक है ना। जब ये राजस्थान में आता है और राजस्थान के लिए एक शब्द का उपयोग करता है, तो क्या करता है दोस्तों, थॉमस ने किया था राजपूताना। राजपूताना दोस्तों है वो इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जॉर्ज थॉमस ने। अगर आपसे पूछे राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो वो किया था कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है विद्यार्थियों, साथ में घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है। वहीं पे बात करें दोस्तों, तो राजपूताना दोस्तों नाम है ना, जब राजस्थान का भूभाग अंग्रेजों के अधीन था तब से ये नाम चलता रहा राजपूताना। उसके बाद इसका नाम कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों क्या कर दिया, राजस्थान कर दिया। तो विद्यार्थी जो भी ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल आप सबका उत्तर एकदम सी सही आ रहा है। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान के किस जिला समूह में 40 सेमी से समवर्षा रेखा गुजरती है। बिल्कुल 40 सेमी की समवर्षा रेखा कहां कहां से गुजरती है, आपको पता है क्या, नहीं पता, तो ये गुजरती है सीकर, अजमेर और सिरोही से। ठीक है ना। बिल्कुल ये वो जिले जहां से राजस्थान में 40 सेमी रेखा वर्षा गुजरती है। तो जो विद्यार्थी सी डी बता रहे हैं, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की दाहिने तट की सहायक नदी है। बिल्कुल यहाँ पर देखो दिशा भी बताई हुई है, सोच सकते हो आप, है ना। आपके जैसे दाहिने तट का नाम ले, आपके माइंड में पूरा मैप खुलना चाहिए कि कौन सी नदी कहाँ से गुजरती है। बढ़िया तरीके से कवर करना दोस्तों अपन को। ठीक है ना, रट्टा मार के नहीं पढ़ना है, अपन को लॉन्ग टाइम तक याद रहना चाहिए।
चाहे कौन सा है। देखो सीईटी की तैयारी कर रहे हो ना, सीईटी में जो सिलेबस है वो आगे वाली भर्तियां आएगी सीईटी के अंदर, उसमें भी सेम ही है, ज़्यादा कुछ बदलाव है नहीं। तो सीईटी की तैयारी ढंग से करोगे तो आगे वाली भर्ती की तैयारी साथ में हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है ना। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की दाहिने तट की सहायक नदी है? तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर आ चुका है, बेडस नदी। तो विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहे हैं, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों, ढोकड़ा, पलाश, तेंदु और सेमल के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? ढोकड़ा, पलाश, तेंदु और सेमल के वृक्ष है वो किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं दोस्तों? तो ये पाए जाते हैं मिश्रित पतझड़ वनों में। कहाँ पर पाए जाते हैं? मिश्रित पतझड़ वनों में। अगला सवाल दोस्तों, राज 171 तथा मोती उन्नत किस्म है? बिल्कुल, राज 171 और मोती किसकी किस्म है दोस्तों? ज्वार की किस्म है, बाजरा की, गेहूं की या ज्वार की? बिल्कुल आप सबको ध्यान रखना विद्यार्थियों, राज 171 और दोस्तों मोती, ये जो प्रकार है वो किसके प्रकार है दोस्तों? ये है बाजरे की किस्में, बाजरे का प्रकार होता है ऐसा। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहे हो, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अगला, अरावली पर्वतमाला के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? बिल्कुल, अरावली के बारे में बताओ कौन सा सही नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये विश्व के प्राचीन पर्वतों में से एक है। इसकी तुलना यूएस के रॉकी पर्वत से की जाती है। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग से हुई है। वर्तमान में अरावली अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में है। तो देखो अरावली के बारे में कौन सा सत्य नहीं है दोस्तों? तो बिल्कुल इसकी तुलना विद्यार्थियों है वो यूएस के रॉकी पर्वत से नहीं की जाती है। तो विद्यार्थी जो भी बी कमेंट कर रहा है यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। बाकी अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है, ध्यान रखना विद्यार्थियों। बात करें अरावली के टोटल लंबाई के बारे में, तो अरावली की टोटल लंबाई है 692 किलोमीटर। उसमें से अरावली राजस्थान में गुजरती है 550 किलोमीटर। ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार परीक्षा में आ जाता है, तो ऐसी चीजें आपको यहाँ पर है वो ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला यहाँ पर क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। बिल्कुल फटाफट तरीके से मिलान करेंगे। दिलवाड़ा कहाँ पर है, नाकोड़ा कहाँ पर है, रामेश्वर धाम कहाँ पर, त्रिपुरा सुंदरी कहाँ पर है। तो सबसे पहले अपन चलेंगे दोस्तों यहाँ पर कि सबसे पहले अपन थोड़ा इसको मैं आपको कूट दिखा देता हूँ। अब देखिए दिलवाड़ा दोस्तों आप सबको पता है कहाँ पर है, आबू पर्वत में है, तो लिखो 3। उसके बाद नाकोड़ा पर्वत, अरे नाकोड़ा पर्वत को बच्चा बच्चा जानता है, कहाँ पर है, बालोतरा में। उसके बाद दोस्तों देखें यहाँ पर रामेश्वर घाट, तो रामेश्वर घाट है सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है दोस्तों, सवाई माधोपुर में। बचा कौन, बचा यहाँ पर है त्रिपुरा सुंदरी जो कि तलवाड़ा बांसवाड़ा में है, ठीक है। तो यहाँ पर कोड बनेगा 3142। 3142 किसमें है, 3142 ऑप्शन नंबर सी में है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी को सही कर रहे हैं बहुत बढ़िया दोस्तों। आपकी सीईटी के एग्जाम में 5 से 7 प्रश्न ऐसे आएंगे, फिर कहोगे सर पेपर हार्ड आ गया। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है। ऐसे प्रश्न अधिक आएंगे एग्जाम में, जिस प्रकार रीट में दिए हुए हैं कथन वाले क्वेश्चन, आपके ऐसे प्रश्न आएंगे, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नस्ल के गोवंश दूध उत्पादन तथा अच्छे बेलों के लिए जाने जाते हैं? अधिकांश बाड़मेर, पाली, सिरोही और सांचौर में पाए जाते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा साथियों। तो वो बेल कौन से होते हैं, वो होते हैं कांकरेज। कांकरेज देखो गाय के उत्पादन में जो दूध उत्पादन करती है वो तो बहुत अच्छा है ही, उसी के साथ कृषि कार्य में भी दोस्तों क्या है ये हेल्प करते हैं। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन ए को राइट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है, ठीक है। ओनली फॉर कृषि का पूछ ले, कृषि कार्यों के लिए उन्नत बेल कौन से, तो नागौरी बेल। बट यहाँ पर आपसे पूछा है स्थान दे रखा है बाड़मेर, पाली, सिरोही, सांचौर में, तो यहाँ पर कांकरेज है और दोस्तों चलती है, ठीक है। अगला सवाल जनगणना से। जनगणना भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि आपने चतुर्थ श्रेणी में देखा होगा। जनगणना से हर शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन लिए गए थे, तो थोड़ा यहाँ पर आप ध्यान रखना, ठीक है ना। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? अब देखो पहले तो क्या करना है आपको, टोटल जिले की जनसंख्या निकालनी, उसमें से बताना है नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक किसमें है। नगरीय जनसंख्या है सर्वाधिक, वो बिल्कुल आपके अजमेर में है, ठीक है ना। जिले के जनसंख्या में से नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है वो अजमेर जिले में, ध्यान रखना दोस्तों। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है, राजस्थान में अंडों की टोकरी भी कहा जाता है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं अजमेर से। देखिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी बीएसटीसी, सीईटी, हाईकोर्ट, रीट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, हमारे पास सभी कोर्सेज उपलब्ध हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करना है दोस्तों। कम समय में अगर आप शानदार तैयारी करना चाहते हो बिल्कुल, तो सीईटी का संपूर्ण कोर्स दोस्तों सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, हर क्लास के बाद टेस्ट, हर क्लास की पीडीएफ, ठीक है। तो सीईटी का संपूर्ण सिलेबस आपको मात्र 599 रुपये में मिल रहा है। सीईटी का सिलेबस देख लो कितना लंबा चौड़ा सिलेबस है, वो ओनली आपको 599 के अंदर प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी है, इसको डाउनलोड करो, इसमें लॉगिन कर दो और यहाँ से पेड कोर्स में जाके कोर्स ले लो। नहीं गुरुजी हमारे पास तो फोन पे है नहीं, किसी और से पेमेंट करवाना है,
तो ये देखो नीचे हेल्पलाइन नंबर है, इन हेल्पलाइन से कॉन्टैक्ट करो। बाकी आपको पता है सीईटी का इस बार गाइड से कुछ नहीं होने वाला है। आप सोच रहे हो गाइड लेके आऊँगा, लाइब्रेरी जाऊँगा, मजा आएगा तब पढ़ूंगा, इस तरीके से इस बार नंबर नहीं आने वाला, पैटर्न पूरी तरीके से चेंज होगा। ठीक है, इसलिए इसको आप थोड़ा ज्ञानतम तरीके से पढ़ें। ठीक है, गाइड में क्या होता है, छपा छपाया पुराना मैटर दे देते हैं, बट हम आपको सीईटी का जो नया पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग ऐप में पढ़ा रहे हैं। फटाफट इसको ज्वाइन कर लो आप। ठीक है, अगला दोस्तों, राज्य मानवाधिकार आयोग कौन सा कार्य नहीं करता है। यहाँ पर आपको बताना है कि राज्य का जो मानवाधिकार आयोग होता है ना, वो कौन सा कार्य नहीं करता है। प्यारे विद्यार्थियों देखिए, मानवाधिकार क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना, मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों को प्रयास से हितोत्साहित करना, जेलों का दौरा करना, कैदियों की जीवन स्थिति का अध्ययन करना, लोगों में मानवाधिकार साक्षरता का प्रचार करना। तो मेरे विद्यार्थियों, राज्य मानवाधिकार आयोग का कौन सा कार्य नहीं होता है, तो वो दोस्तों यहाँ पर क्या है, राज्य मानवाधिकार ये दोस्तों गैर कानूनी संगठन है ना, उसको हितोत्साहित नहीं करता है। तो विद्यार्थी ऑप्शन बी को राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन प्रश्न दोस्तों, और सीईटी में राज्य व्यवस्था भी आपको अच्छी खासी मिलने वाली है। थोड़ी सी यहाँ पर आप राजनीति पर नजर डाल देना। ठीक है, तो बताओ भैया, राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है। तो इनकी दोस्तों नियुक्ति की जाती है, वो करते हैं राजस्थान का राज्यपाल। राज्यपाल क्या करता है साथियों, राज्य निर्वाचन आयुक्त को चुनता है। तो विद्यार्थी सी बता रहे हैं, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने हिंदी से पूछा गया। लो भाई साहब, आ गई हिंदी। मैंने कहा था मैं आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा एक ही क्लास में, मॉडल पेपर दोस्तों। तो पहला ही प्रश्न हिंदी का पूछा है, अनुष्ठान का संधि विच्छेद क्या होगा। आगे कंप्यूटर भी आएगा, बेफिक्र रहो आप। ठीक है ना, अनुष्ठान का संधि विच्छेद अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम के अंतर्गत, प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ऐसा कोई भी सवाल पूछे तो अनु प्लस स्थान हो जाएगा। यानी जो विद्यार्थी बी को कमेंट कर रहे हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है। तो संधि बताओ भाई कौन सी है, फटाफट कमेंट करो, अनुष्ठान में कौन सी संधि है। ठीक है, नीति निपुण शब्द का सही समास विग्रह। नीति निपुण शब्द है, इसका क्या करना है आपको, यहाँ पर समास विग्रह करना है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा नीति में निपुण। क्या रहेगा, नीति में निपुण दोस्तों, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला, अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है। देखो, उपसर्ग और प्रत्यय, प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगते हैं, उपसर्ग आगे लगते हैं। ठीक है, अभ्यागत में अगर आपसे पूछे कि कौन सा उपसर्ग है, आगे वाला बताना दोस्तों। तो यहाँ पर आएगा अभी। अभ्यागत में क्या है दोस्तों, अभी उपसर्ग है, वो लगा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। नहीं कौन से, तट मंदार, गगन शून्य, कंच कुतल, दुकुल और वसन। देखो परस्पर कौन से नहीं है पर्यायवाची दोस्तों, इसलिए आपको पर्यायवाची याद करने, अब से आप 20 20 30 30 पर्यायवाची है और डेली के याद करने स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पर जो पहला ही दोस्तों है वो असंगत है, तट और मदार है, ये दोनों आपस में परस्पर पर्यायवाची है, वो नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। बाकी वाले सब राइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं। बिल्कुल, वो क्या करवाते हैं विद्यार्थियों, विपरीत अर्थ का बोध करवाते हैं, जैसे दिन रात, है ना। हाँ, इस तरीके से। तो विपरीत दोस्तों होते हैं, उसे कहते हैं विलोम शब्द। क्या कहते हैं अपन दोस्तों, ऑपोजिट वर्ड विलोम शब्द कहा जाता है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, नीचे दिए गए अनेकार्थ शब्दों में से कौन सा अनुपयुक्त है, सही कौन सा नहीं है दोस्तों। बाल केस, बच्चा मूर्ख, पयोदर बादल, स्तन नारियल, श्री वेद, शोभा लक्ष्मी, सुंदा अमृत, दूध शहद। तो देखो यहाँ पर सही कौन सा नहीं है, अनुपयुक्त कौन सा है दोस्तों। तो अनुपयुक्त है वो सी ऑप्शन है। तो विद्यार्थी सी को सही कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। किस क्रम में सही मेल नहीं है, ग्रह का घर, ग्रह का दिशा, चीर का बहुत समय, चीर का वस्त्र का खंड। ठीक है, तरणी का सूर्य, तरणी की नाव, मात्र का केवल, मात्र का माता। सही कौन सा नहीं है दोस्तों। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही नहीं है। तो विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, बिल्कुल ऑप्शन ए आप सबका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों, मिठास शब्द क्या है, भावार्थ संज्ञा है, विशेषण है, अव्यय है, क्रिया विशेषण है। मिठास क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक भाववाचक संज्ञा होती है मिठास। जो विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, बहुत बढ़िया दोस्तों। अगला सवाल, किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक है। बिल्कुल प्रश्नवाचक दोस्तों, कौन, क्या, किसने, जो, कोई, वह, जिनका, जो, किनका, उन्होंने, उन पर, उसको। प्रश्नवाचक हमेशा दोस्तों जिसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगता है, तो बिल्कुल वो कौन है, जैसे वो कौन आया, है ना, ये क्या है, ये किसने किया, ये सारे यहाँ पर क्या है दोस्तों, सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों, इनमें से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ है।
बिल्कुल, संज्ञा शब्द से कौन सा विशेषण नहीं बना हुआ है दोस्तों? दैनिक, ग्रामीण, बाहरी, भारतीय। तो बाहरी है यहाँ पर, वो यहाँ पर दोस्तों संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ है। देखो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, प्रश्न को 2 बार पढ़ लेना अच्छे से, गलती मत करना बिल्कुल भी। अगर आपने है पढ़ लिया नहीं की जगह तो मामला पूरा गड़बड़ हो जाएगा भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। वह अचानक चला गया, वाक्य में इनमें से क्या है? परिणाम बोधक क्रिया विशेषण है, काल बोधक क्रिया विशेषण, रीति बोधक क्रिया विशेषण। यहाँ चौथा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर है, वो है बिल्कुल चौथा ऑप्शन कट गया, कोई नहीं। तो बताओ यहाँ पर कौन सा उत्तर आप सबका राइट रहेगा? तो बिल्कुल वो अचानक चला गया दोस्तों, इसमें क्या है? रीति बोधक क्रिया विशेषण है। तो विद्यार्थी ऑप्शन सी को सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया प्यारे विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, इनमें से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया हुई है? बिल्कुल क्रिया आपको बताएं दोस्तों, फटाफट कमेंट करेंगे। द्विकर्मक क्रिया है दोस्तों, किस में है? पत्रकार ने समाचार लिखा, अध्यापक ने छात्र को पुस्तक पढ़ाई, वह पहली बार वह दूसरी बार भोजन कर रहा है, वह अंग्रेजी फिल्म देख रहा है। बिल्कुल द्विकर्मक क्रिया दोस्तों है वो किस में हो रही है? छात्र ने, बिल्कुल अध्यापक ने छात्र को पुस्तक पढ़ाई, इसमें क्या हो रहा है दोस्तों? द्विकर्मक क्रिया हो रही है, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आप ये मत कर देना कि वो दूसरी बार भोजन कर रहा है, बिल्कुल भोजन से लेना देना नहीं है भैया, वो एक बार क्रिया तो एक बार ही हो रही है, ठीक है। भोजन भले दोबारा करे वो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा दोस्तों? द्विकर्मक दो क्रिया किसमें हो रही है? अध्यापक ने छात्र को पुस्तक पढ़ाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा? चलो भैया शुद्ध शब्द कौन सा है फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। मुहूर्त, शिरोधाय, विभीषिका, विहरणी। तो आप सबको जानना है दोस्तों, अगर आपका सीईटी में नंबर आएगा फिर गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो घर वाले आपके भी क्या करेंगे? मुहूर्त निकलवाएंगे। किसका मुहूर्त? अरे शादी का मुहूर्त, बिल्कुल। तो वही चीज दोस्तों यहाँ पर है, मुहूर्त शब्द एकदम राइट है यहाँ पर, ठीक है ना। मुहूर्त शब्द है वो एकदम शुद्ध लिखा हुआ है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ठीक है ना। अगर आपको भी मुहूर्त निकालवाना है तो थोड़ी सी क्या है, मेहनत करनी पड़ेगी मेरे भाई, ठीक है। अगला सवाल, पद क्रम संबंधी अशुद्धियों की त्रुटि में कौन सा वाक्य शुद्ध है? बिल्कुल यहाँ पर आपको बताना है पद क्रम संबंधी अशुद्धियों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। प्रश्न को समझिए पहले, यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। महाराजा के साथ 3 दासियां और राजमाता थी, उस उपहार उसे चौथी विवाह की वर्षगांठ पर मिला। वह पुत्रवत अपने विद्यार्थियों से स्नेह करता है। प्राचार्य के साथ 4 अध्यापक 2 चपरासी थे। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा साथियों, प्राचार्य के साथ। क्या थे दोस्तों? प्राचार्य के साथ 4 अध्यापक और 2 चपरासी थे। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। अगला, उपकार को न मानने वाला, वाक्यांश के लिए सही शब्द। बिल्कुल आप क्या है, कोई दोस्त है, आप उसको बार बार पैसे उधार दे रहे हो, जो जब भी बुलाता आप जाते हो, उसका हर काम करते हो, फिर भी आपका उपकार नहीं मान रहा है, ये दोस्त है भैया, है ना, आपका दोस्त है, उपकार क्यों मानेगा। बट अगर ऐसा कोई और भी व्यक्ति है वो आपका उपकार नहीं मानता, उस पर कितने भी आप उपकार करो वो आपको मानता ही नहीं उपकार, भाई नहीं तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पर उसे अपन क्या कह सकते हैं एक शब्द में, उसे आपको क्या करना है, उसके नाम है ना, जैसे उसका नाम कमलेश लिखा हुआ है तो डायलर में जाओ, कमलेश नाम है उसको हटाओ और वहां क्या लिखो आप, वहां आप लिख दो कर्तगन। क्या लिखो? कर्तगन लिख दो, जो उपकार को नहीं मानता हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, कैंसर के इलाज में उपयोगी धातु है। बिल्कुल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा दोस्तों, साइंस का प्रश्न पूछा है, कैंसर के इलाज के लिए कौन सी धातु उपयोगी होती है? वो होती है कोबाल्ट। तो विद्यार्थी कोबाल्ट को सही कर रहा है, कोबाल्ट ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अगला सवाल, बॉक्साइड अयस्क है, लोहा, टीन, जीन, यहाँ दोस्तों एल्यूमिनियम। बॉक्साइड अयस्क कौन है दोस्तों? तो वो यहाँ पर है एल्यूमिनियम। तो विद्यार्थी एल्यूमिनियम को सही कर रहा है, एल्यूमिनियम ऑप्शन आपका एकदम राइट हो जाएगा दोस्तों। देखिए विद्यार्थियों, आगे बढ़ने से पहले राजस्थान सीईटी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हो विद्यार्थियों, तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए, ठीक है ना। परीक्षा एक है पर सपने आपके इसके अंदर अनेक है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी वैकेंसियां हैं, ठीक है ना। संपूर्ण पाठ्यक्रम कवरेज करवाया जा रहा है विशेष मार्गदर्शन के साथ में, और 100% जो नया पैटर्न है उसी के आधार पर पढ़ाया जा रहा है। तो डाउनलोड आरपी स्टडी ऐप, यहाँ पर संपूर्ण कोर्स मिल जाएगा। कोर्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो हेल्पलाइन से कॉन्टैक्ट करें। क्लास फेस टू फेस आती है, ये फीस है वो दोस्तों 1 साल की फीस है, पूरी 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ आपको कोर्स मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला प्रश्न आपसे पूछा साइंस का, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? बिल्कुल आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी दोस्तों है वो किसने कहा था? तो वो यहाँ पर दोस्तों थे आपके, बिल्कुल कौन? डब्ल्यू वेटसन। इन्होंने विद्यार्थियों आनुवंशिक विज्ञान को क्या कहा है? आनुवंशिकियां, जेनेटिक्स कहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
मनुष्य में ऑटोसोम के जोड़े होते हैं? फटाफट कमेंट करेंगे। मनुष्य में ऑटोसोम के जोड़े कितने होते हैं विद्यार्थियों? 18, 22, 21, 23। तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर आ चुका है 22 दोस्तों। क्या होते हैं? मनुष्य में ऑटोसोम के जोड़े होते हैं। अगला विद्यार्थियों आपके सामने, कौन सा ग्लोबल वार्मिंग यानी भूमंडलीय तापन का प्रमुख कारण है? भूमंडलीय तापन का प्रमुख कारण अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, यहाँ ग्लोबल वार्मिंग का कारण पूछ लिया जाए तो वो यहाँ पर क्या है दोस्तों? INR किरणों का CO2 और H2O द्वारा पुनः विकिरण होना। इससे क्या होता है दोस्तों? इससे ही भूमंडलीय तापन बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है ना? तो डी ऑप्शन आपका सही है, जो भी डी कमेंट कर रहा है, बहुत बढ़िया। अगला विद्यार्थियों, विश्वव्यापी उष्णता में मीथेन का योगदान कितने % है? बताओ भाई, विश्वव्यापी उष्णता में मीथेन का योगदान आपको बताना है दोस्तों। तो मीथेन का योगदान है यहाँ पर 20%। कितना है? 20%। अगला, कौन सा मानव नवीनतम समझा जाता है? बताओ भैया, इनमें से कौन सा मानव है वो नवीनतम समझा जाता है? तो वो यहाँ पर दोस्तों आपका रहेगा क्रोमेगन। जो विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है, अरेओडिस नीजिसेप्स है, बिल्कुल ये क्या है दोस्तों, है ना? आपसे पूछा है अरेओडिस नीजिसेप्स, ये क्या है दोस्तों? सरीसृप है, स्तनधारी है, पक्षी है या वृक्ष है? तो ये है विद्यार्थियों पक्षी। क्या है? एक प्रकार का पक्षी होता है। अगला, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? बताओ भैया, सबसे पहले जीवाणु का पता दोस्तों लगाया था वो आपके कौन से विद्वान थे? वो थे बिल्कुल ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले बताया था जीवाणु के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कंप्यूटर से। क्या बात है भैया, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। निम्न में से क्या कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? बिल्कुल, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? फटाफट कमेंट करेंगे। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है प्यारे साथियों? तो कंप्यूटर का दिमाग जो होता है वो बिल्कुल आप सबका एकदम परफेक्ट उत्तर आ रहा है कि प्रोसेसर जो होता है ना, प्रोसेसर होता है, उसी क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का दिमाग। जैसे अपन मोबाइल लेने गए मार्केट में, पहले क्या देखते हैं? प्रोसेसर देखते हैं। हाँ, जो मोबाइल के बारे में जानकार व्यक्ति होता है उसको पता होता है, पढ़ने वाले बच्चों को इतना पता नहीं होता मोबाइल के बारे में। बट जो मोबाइलों के उल्टे सीधे काम करता है, बेचता है, लाता है, उसको सब पता है कि कौन सा स्नैपड्रैगन है, कौन सा प्रोसेसर है ना? तो प्रोसेसर स्पीड, प्रोसेसर धीमा तकड़ा, उसी के अनुसार दिमाग वो दोस्तों क्या है? अपने जैसे माइंड होता है उसी प्रकार कंप्यूटर में क्या होता है दोस्तों? प्रोसेसर होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का मुख्य कार्य नहीं है? सीपीयू दोस्तों देखो अपना कंप्यूटर होता है, एक होती है एलईडी स्क्रीन लगी होती है मॉनिटर दोस्तों, उसके पास होता है सीपीयू, है ना? सीपीयू चूल्हे वाला सीपीयू नहीं, सीपीयू होता है दोस्तों, उसके अंदर पिन लगाते हैं, वो दोस्तों क्या है? सारा मैनेज करता है। तो देखिए सीपीयू का मुख्य कार्य नहीं क्या है? नहीं का पूछा है। देखिए ऑप्टिकल ड्राइव पढ़ना या ऑथोमेटिक और तार्किक कार्य निष्पादन करना, संग्रहित प्रोग्राम निर्देशों को निष्पादित करना, प्राइमरी स्टोरेज या मुख्य स्टोरेज के निकट से संपर्क करना। बिल्कुल सीपीयू का कार्य क्या नहीं होता है? सीपीयू का कार्य दोस्तों है वो क्या नहीं होता है? वो यहाँ पर है ऑप्टिकल ड्राइव पढ़ना। ठीक है, अगला सवाल। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी दोस्तों? कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी में VLSI तकनीकी को किस तकनीकी में परिवर्तित किया गया है? VLSI तकनीकी दोस्तों है वो किसकी है दोस्तों? कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी। इसको बदला गया है, किसमें परिवर्तित किया गया है? इसको दोस्तों ULSI में परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है, अगला दोस्तों आपके सामने ENIAC कंप्यूटर था। बिल्कुल आपको बताना है ENIAC कंप्यूटर दोस्तों क्या था? प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, द्वितीय पीढ़ी का, तृतीय पीढ़ी का, चतुर्थ पीढ़ी का। तो ये जो कंप्यूटर दोस्तों है ये क्या है? प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था। ठीक है, अगला, यदि आप अन्य ऋणात्मक संख्याओं से एक धनात्मक संख्या को घटाएंगे तो इसका परिणाम क्या रहेगा? यहां पर एक गणित का प्रश्न भैया, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आपसे पूछा है विद्यार्थियों। यदि आप अन्य ऋणात्मक संख्या से एक धनात्मक संख्या को घटाएंगे तो इसका परिणाम क्या रहेगा? परिणाम हमेशा धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। धनात्मक संख्या से धनात्मक, ऋणात्मक से धनात्मक नहीं घटा सकते, या उपरोक्त सभी। आपको कह दिया जाए दोस्तों, क्या कह दिया जाए? एक ऋणात्मक संख्या में से धनात्मक संख्या को घटाओ, बिल्कुल, तो इसका उत्तर दोस्तों हमेशा क्या रहता है? इसका परिणाम ऋणात्मक रहता है। जो विद्यार्थी बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया दोस्तों। देखो मैं आपको समझा देता हूं, ऋणात्मक संख्या मेरे पास कितनी है बताओ? ऋणात्मक संख्या मेरे पास दोस्तों है 10, माइनस के 10 है। इसमें से मैं क्या करूं? एक धनात्मक संख्या को घटाऊं,
तो बिल्कुल माइनस में से अपन क्या करेंगे, एक और घटा देंगे, फिर भी दोस्तों क्या रहेगा यहाँ पर माइनस में रहता है आंकड़ा। ये कुल मिला के इससे आपको इसमें क्या समझने वाली बात, इसको रट्टा मार सकते हो आप, क्योंकि ये क्या है थोड़ा यहाँ पर दोस्तों है वो पॉइंटों में लिखा हुआ है, इसको समझोगे तो इसमें क्या है थोड़ा को समझ में नहीं आएगा, बट इसको अगर आप रट्टा मारोगे ना भाई यहाँ की नहीं घटती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, बताओ भैया। हाँ, गणित में मैं भी आपके जैसा ही ज़्यादा हूँ नहीं, इसलिए गणित का एक भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है ना, बेफिक्र रहो। बाकी गणित का टीचर है हमारे पास में, सब कुछ करवा देंगे, बेफिक्र रहो। आप तो बस हमारे साथ ट्रस्ट करो, हमारे साथ जुड़ो, बढ़िया तरीके से सीटी की सारी गारंटी हमारी, चाहे आलोक राज्य कितने बदलाव कर दे, ठीक है ना। तो भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है दोस्तों, भारत का दक्षिणी पॉइंट इंदिरा बिंदु दोस्तों है ये है निकोबार में। कहाँ पर दोस्तों है, निकोबार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों आपसे पूछा है, मलका जल डमरू मध्य किसे जोड़ता है, बिल्कुल मलका जल डमरू मध्य ये किसको जोड़ता है दोस्तों, तो ये किसको किससे जोड़ता है, हिंद महासागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ता है। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी कौन सी है, लो भाई साहब, भारत की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी दोस्तों जिसका नाम है हिमालय पर्वत श्रेणी। ठीक है ना, कोई कहता है मैं तो हिमालय जाके संन्यास ले लूंगा, तो हिमालय पर्वत श्रेणी है वो भारत की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है। अगला सवाल दोस्तों, योग बिल्कुल जोग जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है, जोग जलप्रपात है ना किस नदी पर है दोस्तों, तो यह है शरावती नदी पर। जो विद्यार्थी ऑप्शन डी को सही कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। पुत्रमदा कयाल झील भारत के किस राज्य में है, कमेंट करेंगे। पुत्रमदा कयाल झील है वो भारत के कौन से राज्य में है, तो ये है केरल में, केरल ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अगला, भारत और किस देश के बीच सिंधु घाटी जल संधि पर हस्ताक्षर किया गया, बिल्कुल यहां पर कमेंट करेंगे, भारत और किस देश के बीच में सिंधु घाटी जल संधि है इस पर हस्ताक्षर किया गया है, तो वो देश दोस्तों आपका रहेगा वो रहेगा पाकिस्तान। बिल्कुल पाकिस्तान, जब जब होशियारी करता अपन उसका पानी रोक देते हैं साले का, तो यहां पर क्या रहेगा उत्तर, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। ठीक है, अगला सवाल, भारत का पहला डुंगोंग संरक्षण रिजर्व स्थान कहां पर स्थापित है, भारत का पहला डुंगोंग संरक्षण रिजर्व दोस्तों है वो कहां पर है, वो है पाक रवाड़ी में, सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है ना, पृथ्वी की सतह पर भूकंप मूल से निकट बिंदु कहलाता है, बिल्कुल पृथ्वी की सतह पर दोस्तों भूकंप से मूल और निकट बिंदु क्या कहलाता है, तो उसे कहते हैं अधिकेंद्र, क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहा जाता है। अब फटाफट कमेंट करो दोस्तों कितने प्रश्न आपके राइट हुए, और बताओ भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा होता है, ये भी कमेंट करो साथ में। ठीक है ना, आई होप कि ये क्लास दोस्तों आपको पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई तो आप कमेंट करना, मैं सीईटी के ऐसे और मॉडल पेपर लेके आऊंगा। बाकी सीईटी की मैथ क्लास में बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं, तो आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो, इसके अंदर संपूर्ण कोर्स मिल जाएगा, बढ़िया तरीके से घर बैठे तैयारी कर लोगे। काफी विद्यार्थी डिप्रेशन में जा रहे हैं सीईटी को लेकर, सर सीईटी में क्या करूंगा इस बार, क्या होगा बदलाव, बेफिक्र रहो, हमारे साथ जुड़ो, बाकी हमारी जिम्मेदारी है क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।